लोगों को नहीं पता कि हार्ट डिजीज़ असल में है क्या। आसान अल्फाज में हार्ट डिजीज़ को ज़रा एक्सप्लेन करो। दिल के अमराज की जब भी बात आती है तो जहन में ऐसे ही आता है कि शायद जो हमारा स्पेसिफिकली दिल है उसमें कोई मसला होगा। दिल जो है वो एक्सटेंडेड उसका सिस्टम है एक आर्टरीज़ का, तो उनमें कहीं भी ब्लॉकेज या कोई भी मसला हो सकता है। दिल का मर्ज़ है, ये कोई सडन चीज़ है या लॉन्ग टर्म चीज़ है? इसका आगाज़ तो बहुत पहले से होता है, ऐसा नहीं है कि सडन हार्ट अटैक हो जाता है आपको। लोग यही समझते हैं कि बंदा चंगा भला सी उन्होंने हार्ट अटैक हो गया, ऐसा नहीं होता। चंगे भले बंदे को हार्ट अटैक नहीं होता। वो क्या है कि बीमारी आपके अंदर पनप रही होती है, पहले से चल रही होती है। शरियानों में असल में होता क्या है? वो कहते हैं ना, वो केमिकल लोचा क्या है कि जिसकी वजह से जो आर्टरीज या जो शरियान है इफेक्ट हो जाती है। मतलब हमारी सारी जो ओवरऑल ब्लड की सर्कुलेशन है ना, वो हार्ट के साथ लिंक है। हार्ट के साथ जब भी हम बात करते हैं हमारे पास आर्टरीज आ जाती हैं, हम वेन्स की बात कर रहे होते हैं, हम कैपिलरीज की बात कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। वो जो आर्टरी में से ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, तो वो फिर सारे डिपॉजिट होते हैं, वो प्लैक बना देते हैं, मतलब उसको बंद करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है। ये हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ऐसे समझें कि सांस प्रोवाइड करता है, उसकी रेस्पिरेशन है, उसके बारे में बताएं कि वो क्यों है। कि हाइपरटेंशन जो है एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से फेस करना पड़ता है। जो हमारे जितने भी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनके साथ जो हाइपरटेंशन है वो एक बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिल के मसले का आगाज़ दिल से ही हो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका दिल, मेरा दिल, हम सब के दिलों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं कोई बहुत कोई रोमांटिक या ऐसी दिलों वाली बात नहीं करने वाला, बल्कि हम दिल के अमराज यानी कि हार्ट डिजीज़ क्या होती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हार्ट डिज़ीज़ का शिकार हैं और दुनिया में ग्लोबली हर 3 में से एक इंसान जो है वो हार्ट डिज़ीज़ का शिकार है। और आप लोग ये चीज़ जान के हैरान होंगे कि 40% से ज़ायद लोग वो लोग हैं जो 40 की उम्र से पहले हार्ट डिज़ीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। है ना हैरानकुन बात? तो आएँ हम आज इसके ऊपर आपके साथ बात करते हैं, आपको बताते हैं कि फैक्ट्स और फिगर्स क्या हैं। और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन अब्दुल्ला सरफराज एंड डाइटिशियन मोहम्मद ज़ैन शाहिद। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। आगे लेकर चलते हैं हम अपनी डिस्कशन को। तो सर, सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि जो पेन पॉइंट है, मतलब लोगों को नहीं पता कि हार्ट डिज़ीज़ असल में है क्या। हम जाते हैं ना, कॉमन बस यही पता है कि जी दिल का मसला हो गया, जी दिल को ये हो गया, दिल को वो हो गया। सो आसान अल्फाज में हार्ट डिज़ीज़ को ज़रा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, दिल के अमराज की जब भी बात आती है तो जहन में ऐसे ही आता है कि शायद जो हमारा स्पेसिफिकली दिल है उसमें कोई मसला हो गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिल जो है वो एक्सटेंडेड उसका सिस्टम है एक आर्टरीज़ का, तो उनमें कहीं भी ब्लॉकेज या कोई भी मसला हो सकता है। तो दिल की शरियानों में भी मसला हो सकता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िकली दिल के अमराज की या दिल के मर्ज़ की बात करें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो आपका पंपिंग ऑर्गन है, जो लोथड़ा है गोश्त का, जो मसल्स का बना हुआ है, उसके अंदर या तो उसकी जो अपनी साख्त है वो मुतासिर हो गई है। साख्त ऐसे भी मुतासिर हो सकती है कि वो उसकी जो लेयर है ऊपर की, जो मसल्स हैं वो थिक हो गए हैं और उनका जो काम है पंप करना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर बॉडी में पंप नहीं हो पा रहा। जो भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उस तरीके से ब्लड को लेके नहीं जा पा रहा। और दूसरी एक और चीज़ ये हो सकती है कि जो आर्टरीज़ हैं जो कि दिल को ही खून सप्लाई करती हैं, बसा औकात उनमें मसले आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आसान अल्फाज में इस तरीके से समझा जा सकता है। मुझे ये बताएं कि जो दिल का मर्ज़ है, ये कोई सडन चीज़ है या लॉन्ग टर्म चीज़ है? और बेसिकली इसमें इसका आगाज़ तो बहुत पहले से होता है, ऐसा नहीं है कि सडन हार्ट अटैक हो जाता है आपको। लोग यही समझते हैं कि बंदा चंगा भला सी उन्होंने हार्ट अटैक हो गया, ऐसा नहीं होता। चंगे भले बंदे को हार्ट अटैक नहीं होता। वो क्या है कि बीमारी आपके अंदर पनप रही होती है, जिस तरह सर ने बात की कि क्या ये सडन होती है या ये पहले से चल रही होती है। तो इसका जवाब यही है कि ये पहले से चल रही होती है, और ये नहीं कि 1 साल 2 साल, ये ईयर्स ऑफ पेनिट्रेशन होती है आपकी क्रॉनिक डिजीज़ की, तब जाके आप किसी एक नए किसी बड़े सानहे से दो चार होते हैं। जिस तरह
हार्ट अटैक हो गया या कोई और मसला हो गया, तो ये चीज़ें इसमें लॉन्ग टर्म चलती हैं क्रॉनिक डिजीज़ में। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डाइटिशियन जैन शायद से पूछूंगा कि असल में हो क्या रहा होता है शरेयानों के अंदर। ठीक है, हार्ट अटैक तो चलें, एक हार्ट है वो पंप कर रहा है, खून पंप कर रहा है, पंप शरेयानों के ज़रिए हो रहा है। तो शरेयानों में असल में होता क्या है, वो कहते हैं ना, वो केमिकल लोचा क्या है कि जिसकी वजह से जो है आर्टरीज़ या जो शरेयानें इफ़ेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि अभी बात की हमने, जब भी हम हार्ट की बात करते हैं तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन है। मतलब हमारी सारी जो ओवरऑल ब्लड की सर्कुलेशन है ना वो हार्ट के साथ लिंक्ड है। तो अब हार्ट की खाली हम बात नहीं करते, हार्ट के साथ जब भी हम बात करते हैं हमारे पास आर्टरीज आ जाती हैं, हम वेन्स की बात कर रहे होते हैं, हम कैपिलरीज की बात कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब होता ये है कि जैसे सर अब्दुल्ला ने बताया कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लगता है इस चीज़ को डेवलप होते हुए, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो ये होता है कि जब हमारा लाइफस्टाइल बड़ा सीडेंटरी चल रहा होता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज होती है ना वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। जब वो वीक होना शुरू होती हैं तो उनके अंदर जो है ना फिर फैट अकुमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। उस कैल्शियम डिपॉजिट, उन फिर इन्फ्लामेशन, उन फैट अकुमुलेशन की वजह से क्या होता है, वो जो आर्टरी में से ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, तो वो फिर सारे डिपॉजिट होते हैं वो प्लैक बना देते हैं, मतलब उसको बंद करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है। अब जब वो ब्लॉकेज आती है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब वो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है तो वो फिर एक सिचुएशन, एक टाइम के ऊपर आके जो है ना वो फिर आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स का कॉज बन जाती है। उसकी वजह से आपके हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज के रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसी वजह से जो लोग कह रहे होते हैं कि अचानक से हो गया, वो यही रीज़न है कि बहुत लंबे अरसे से उनकी शरेयानों के अंदर ये केमिकल लोचा हो रहा होता है और वो क्यूमुलेशन होते होते शरेयाने जो हैं, जो असल में जो होना चाहिए वो होता नहीं। इसको अगर आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो ये ऐसे है कि आपकी घर की मोटर है, वो पानी दे रही है और बहुत अरसे से आपने उसकी सफाई नहीं की, आप गंदा पानी भी उसके थ्रू गुजारी जा रहे हैं, तो उसको जंग लग गया है और वो या तो लीकेज हो जाएगी या उसके अंदर कोई गंद चला गया और वो ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी मोटर पे प्रेशर पड़ेगा और आपकी मोटर जल जाएगी। इसी वजह से अचानक से मोटर भी घर की बंद हो जाती है और आप पानी से महरूम हो जाते हैं और इसी तरह आपका दिल भी अचानक से बंद हो जाता है। हम एक स्टेप आगे चलते हैं। एक वो ये है कि क्या डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं हार्ट डिजीज़, दो सिनेरियो में बताना है। एक पहले प्रिवेंशन और अगर हो जाए तो फिर क्या है। मज़ीद मैं क्वेश्चंस भी पूछ लूँगा लेकिन एक ओवरव्यू देते हैं। अच्छा, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें हार्ट डिजीज़ के सिनेरियो में कि कौन कौन सी एहतियातें हैं जो कि इंसान को करनी चाहिए, तो बहुत कॉमनली सब लोगों ने सुना होगा कि कहा जाता है कि स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो आपकी आर्टरीज़ में एक वो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज़्म है वो इफ़ेक्ट होने लग जाता है और उसकी जो अपर लेयर है, एंडोथेलियल लेयर जिसको हम बोलते हैं, तो वो इफ़ेक्ट होती है, वीकन हो जाती है, जिस तरह डॉक्टर जैन ने बात की। तो इसलिए स्मोकिंग को हर हाल में अवॉइड करना चाहिए अगर आप रिस्क पे हैं किसी भी हार्ट डिजीज़ के। और रिस्क का कैसे पता लगेगा, ये भी एक सवाल है कि अगर आपकी जेनेटिक डिस्पोजिशन है, मतलब आपके वालिदैन में से किसी को कोई हार्ट डिजीज़ थी, तो आपको स्मोकिंग तो मुकम्मल तौर पे अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा जो बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है वो ओबेसिटी है, और ओबेसिटी का मतलब कि वज़न का बढ़ना। अगर आप ओबीस नहीं भी हैं, सिर्फ ओवरवेट भी हैं, मतलब थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ज़ायद वज़न है आपका, और आपकी वेस्ट जो है, अगर आप मेल हैं तो आपकी वेस्ट जो है वो कोशिश करें कि 36 के अंडर होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी वेस्ट जो है वो 32 के अंदर होनी चाहिए, ताकि आप जो है इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें। ठीक है, जाहिर है कि वेस्ट कम करने के लिए आपको कैलोरी कम करनी है। कैलोरीज़ पे तो हम हमेशा बात करते ही रहते हैं। डाइट अच्छी रखनी चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, पूरा डाइट ना हो। लेकिन इसमें एक सवाल है जो बहुत कॉमन है लोगों का, क्या वाकई ही में कोलेस्ट्रॉल से आर्टरी डैमेज होती है या हार्ट के मसले होते हैं? जी, कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं तो उसको समझना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं या मुख्तलिफ कंपोजिशन हैं। 3 मेन सेगमेंट्स या कंपोजिशन हैं कोलेस्ट्रॉल की। एक को हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक को हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक को हम कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने ये बयान किए हैं, इसी तरह से इनका सीक्वेंस, इनकी जो है इम्पोर्टेंस उसको ज़ाहिर करता है कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और वो जितना ज़्यादा हो वो
अच्छा है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। जबकि अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात करें तो वो जितना कम हो उतना अच्छा है, और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इट्स वेरी डेंजरस। सबसे ज़्यादा आपको फ़िक्र अपने कोलेस्ट्रॉल में जब भी आप टेस्ट करवाते हैं तो कोशिश करें कि कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं। जस्ट अपना कोलेस्ट्रॉल ना चेक करा के आ जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लिंक नहीं करता डायरेक्टली किसी भी हार्ट डिजीज़ के साथ। कोलेस्ट्रॉल के अंदर आपने देखना है कि आपका VLDL कितना है। अगर VLDL बढ़ा हुआ है, वो 30 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि यू आर एट मोस्ट रिस्क कि आपको जो है ना कोई भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। और अगर 15 से कम है तो इसका मतलब आप बचे हुए हैं, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा मर्जी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन असल जो चीज़ लिंक करती है वो आपका VLDL लिंक करता है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है। आप अपने लिपिड प्रोफाइल को लाजमी हर 3 माह के बाद चेक किया करें। कोशिश करें 3 माह हो जाए। अगर कुछ लोग नहीं करवा सकते तो वो एटलीस्ट 6 माह, 7 माह, 8 माह या हर साल एक दफ़ा लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवा लिया करें। और जिस तरह VLDL बताया है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि VLDL बहुत हाई नहीं आ रहा होता, लेकिन आपके ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल या HDL कम होने से भी फ़र्क पड़ता है। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम आसान अल्फाज में कहें कि गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड VLDL एंड LDL इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो मूविंग फॉरवर्ड हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, जो थोड़े से इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड है। कि पिछली एपिसोड में हमने बात की थी कि हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये ज़्यादातर हाइपरटेंशन ये हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ऐसे समझ लें कि सांस प्रोवाइड करता है, उसकी रेस्पिरेशन है, एक तरह से जान है कार्डियो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। तो उसके बारे में बताएं कि वो क्यों है, स्टार्ट कैसे होता है। जब हमने लास्ट भी बात की थी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, तो उसके अंदर हमने हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, फैटी लिवर, इन सब चीज़ों को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर हम इसको थोड़ा सा हार्ट डिजीज़ के साथ लिंक करें तो हार्ट डिजीज़ के भी हमने जो मेन बात की थी, हमने कहा था प्लैक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है आर्टरीज़ के अंदर, ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि इसके अंदर जो 2 ही मेन रिस्क फैक्टर हैं, मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड सेकेंड थिंग इज़ योर बॉडी इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये 2 चीज़ें जो आजकल एक मेजर कॉज है हार्ट डिजीज़ की। ये जब हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस कर रहे थे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर, तो उसके अंदर हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि हाइपरटेंशन जो है एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से फेस करना पड़ता है। और जब हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो हार्ट डिजीज़ में भी हाइपरटेंशन एक प्राइमरी की सिम्टम है जो हमें हार्ट पेशेंट जो उनके अंदर देखने को मिलता है। तो उसमें जो मेन कॉजेज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और बॉडी की इन्फ्लामेशन है। जितनी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, तो इस वजह से ना आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है वो भी बढ़ेगा। जब स्ट्रेस फैक्टर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो बढ़ेगा। जब BP शूट होगा तो ऑटोमेटिकली उस वजह से जो है ना आप जो मोस्टली हार्ट पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिल रहा होता है, जब उनका BP शूट करता है तो उनकी जो लेफ़्ट साइड होती है ना वो थोड़ी सी वो सुन होना शुरू हो जाती है, या उनकी जो ब्रीथिंग होती है उसके अंदर डिफ़िकल्टी आने लग जाती है। तो इस तरह की चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होती हैं। तो ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है कि जो हमारे जितने भी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उनके साथ जो हाइपरटेंशन है वो एक बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। इस टाइम जो एक और बड़ा रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू हाइपरटेंशन या उन पेशेंट्स में जिनमें हार्ट डिजीज़ है हाइपरटेंशन की शक्ल में या CAD की शक्ल में या CHD की शक्ल में, तो इसी से रिलेटेड आजकल का मैं मसला डिस्कस कर दूं, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों में हम लोग पानी का कंजम्पशन जो है बिल्कुल नहीं करते, पानी बहुत कम पीते हैं। गर्मियों में वैसे ही पिया जाता है ज़्यादा, लेकिन सर्दियों में हम पीते नहीं हैं। और ऊपर से फिर हम चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, 2-2 3-3 कप चाय पीते हैं। वो डायूरेटिक होती है कैफ़ीन, और उसकी वजह से जो ऑलरेडी पानी है वो निकल जाता है, डिहाइड्रेशन रहती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से BP हाई रहता है। और BP हाई रहने की वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, और ऊपर से हम नमक का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम बाहर का खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, घर में गैस नहीं आ रही होती तो चलो बाहर से मंगवा लो, और बाहर के खाने में तो ऑब्वियसली नमक ज़्यादा है। तो ये मैं चाह रहा था कि आप लोगों को करंट सिनेरियो में भी बताऊं कि जो आपकी रूट कॉज है BP हाई रहने की वजह से, सांस फूलने की वजह से और इन्फ्लेमेशन, टांगों में सूजन वगैरह क्यों होती है, उसकी रीज़न ये है। तो अपना पानी इंटेक बढ़ाएं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इन्फ्लेमेशन होती क्यों है। एक तो मैंने अभी करंट सिनेरियो में भी बता दिया
लेकिन हो गई तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये दिल की वजह से है या नहीं है? इसमें दो मेजर टेस्ट हैं जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन। और सी रिएक्टिव प्रोटीन को हमेशा करवाया जा रहा होता है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, क्लिनिकल सेटिंग के अंदर, ये जानने के लिए कि पता लगे कि ये जो क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है ये कोई एक्यूट डिजीज़ का कोई सिम्टम आ रहा है जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है क्लिनिक पे आके, या इसका ताल्लुक जो है किसी क्रॉनिक डिजीज़ के साथ है। मिसाल के तौर पे एक बंदे को हाइपरटेंशन का सिम्टम आया, अब हाइपरटेंशन के सिम्टम के बाद वो जब क्लिनिक पे गया है फिजिशियन के पास, तो फिजिशियन को ये चेक करना ज़रूर चाहिए कि क्या इसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है या फिर ये कि ये एक्यूट रिस्पांस है। किसी भी लम्हे में एक्यूट रिस्पांस के तौर पे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर सकता है। ये एक बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पांस मैकेनिज़्म का हिस्सा है। तो इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि वाकई में ये कोई क्रॉनिक मसला है, यानी कि ये लंबा चले आ रहा है मसला, जो हम कह रहे हैं ना कि अंदर ही अंदर एक हांडी को कोरी होती है बीमारियों की, तो उसको हम क्रॉनिक डिजीज़ का नाम देते हैं। तो अगर तो आपको प्रीवियसली ये 2, 3, 4, 5 सालों से मसला चलता आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो हायर आपको नज़र आएगा, 5 से अबव नज़र आ रहा होगा। और अगर आप जो है वो आपका ये रिस्पांस जो है सिर्फ एक्यूट फेज़ के अंदर था, तो फिर हो सकता है कि वो लेस देन 1 हो। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है ये टेस्ट। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोगों को आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो, और फिजिशियन का काम है कि वो उसको कंफर्म करे थ्रू बायोमार्कर्स या लैब टेस्ट अगर आसान एक हो। और इंटरेस्टिंग वो बात यह है कि इसमें जो HbA1c है, जो कि हम बेसिकली ब्लड शुगर को मॉनिटर करने के लिए करवा रहे होते हैं, वो इटसेल्फ भी एक इन्फ्लेमेशन का टेस्ट है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी है। आपका जो HB का मॉलिक्यूल है, जो HB आप हर CBC में चेक कर रहे होते हैं कि HB जो है वो कम तो नहीं हो गया। तो नॉर्मली लोग यही करा रहे होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करा रहे होते हैं और कहते हैं जी HB कम है तो HB के लिए आयरन के सिरप देने शुरू कर दो और ये कर दो और वो कर दो। ज़रूरी नहीं है कि HB आपका सिर्फ इसी वजह से कम है कि आपको आयरन की कमी है। और HB कम होने की एक बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है कि जो HB जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो ग्लाइसरेटेड हो चुका है, वो उसके ऊपर ग्लूकोज की तय जम चुकी है और वो अब प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा बॉडी के अंदर। तो इस वजह से उसको भी देखना ज़रूरी है कि आपका HB सिर्फ इस वजह से डाउन है कि आपका आयरन कम है, या फिर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, लाइक डायबिटीज़ का शिकार आप हो चुके हैं, या फिर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम चल रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि ब्लड के अंदर HB का हम यही देखते हैं ना, लेवल कम है तो आयरन डेफिशिएंसी हो गई है। आयरन डेफिशिएंसी को कंफर्म करने के लिए फेरेटिन टेस्ट भी होता है, खैर उसको हम किसी और चीज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन HB के ऊपर अगर उसकी बाइंडिंग ग्लूकोज के साथ या किसी और चीज़ के साथ होगी तो आपकी बायोअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो कम हो जाएगी। तो ख़त्म करने की तरफ लेकर जाते हैं हम पार्ट 1 को, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और इसको मज़ीद हमने और भी क्वेश्चन हैं उसको भी कवर करना है। तो चूँकि हम आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप लोग आसानी से हमारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकें, तो उसको जितना कंसाइज और प्रिसाइज रख सकें हम वो कोशिश करते हैं करें और आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। तो इसलिए आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और दूसरों से भी शेयर कर दिया करें अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर आपको लगे कि आपके फैमिली में कोई दिल का मसला है किसी को, तो उसको भी लाजमी शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डाइटिशियन जैन से ये है कि वो सबसे पहला अर्ली साइन या सिम्टम वो क्या होगा अगर किसी को दिल का मसला हो जाए? जब भी हम दिल के मसले की बात कर रहे होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, तो उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं बड़े कॉमन होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो फटीक है। फटीक जो है ना एक मेजर जो है सिम्टम है जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में देखने को मिलता है। उसके अलावा उनके बाद ब्रेथलेसनेस है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उनके जो लेफ़्ट हैंड है वो बहुत ज़्यादा सुनसा हो जाता है, ठीक है, वो एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उनकी जो जब वो वॉकिंग करते हैं तो उनका हार्ट बीट लेवल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल रही होती हैं जो भी हमारे पास हार्ट डिजीज़ के जितने भी पेशेंट होते हैं उन सब के अंदर। इसमें सांस का फूलना वो भी इसमें आता है, और जो है अगर आपको एसिडिटी या जलन वगैरह रहती है, ये भी वो चीज़ें, एंग्जाइटी constipation- एक बड़ा एक कॉमन जो है एक एलिमेंट है इसके अंदर, सिम्टम है जितने भी हार्ट डिजीज़ के हैं। बल्कि आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे भी रिलेट करते सकते हैं, ख़ास तौर जैसे आपने कहा ब्रेथलेसनेस की, सांस फूलने के हवाले से कई लोग समझते हैं कि जो सांस फूल रहा है वो हमारे लंग्स डिजीज़ के साथ ज़्यादा लिंक कर रहा है। तो लाजमी नहीं है कि वो लंग्स डिजीज़ के साथ ही लिंक कर रहा हो,
वैसे अगर देखा जाए तो लंग्स और हार्ट जो है एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, हम साए ही हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें ना तो हम इसको कहते होते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। जो लोग होते हैं जिनका ये सांस फूलना और हार्ट बीट का कंट्रोल ना होना, सांस फूल जाना, ये इवन मेरे अपनी फैमिली के अंदर मैंने देखी है इस तरह से सिस्टम कि जब एक्स्ट्रा वो स्पीड में वॉक कर लेते हैं तो जो उनका लेफ्ट आर्म है वो जो है वो सुन्न हो जाता है और सांस वगैरह जो है फूल जाता है, जिसकी वजह से एकदम से बीपी शूट कर जाता है। तो ये जो चीज़ है डायरेक्टली इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की तरफ जाती है। इसमें फिर वही बात जो डाइटिशियन जैन की थी, डाइटिशियन अब्दुल्ला की थी, कि उससे भी आप लिंक कर सकते हैं कि जो HB है जिसने आपका ऑक्सीजन को बाइंड करना है उसके साथ, अगर वो ऑलरेडी इतना हेल्दी नहीं है तो वो ज़ाहिर है उसकी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं दिखा सकता। ऑक्सीजन सप्लाई सीधी सी बात है कि वो लिमिट हो जाएगी जब आपका HB सही तरीके से फंक्शन ही नहीं कर रहा। तो आपका HB बेशक पूरा भी है लेकिन वही बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी, आपकी ऑक्सीजन जो है वो बाइंड ही नहीं करेगी उसके साथ, तो फिर कैसे आपके मसल्स को और आपके डिफरेंट सेल्स को पहुंचेगी। और इवन बसा औक़ात फिर यही भी होता है कि आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं कि आपके जो अपने हार्ट की आर्टरीज़ हैं जिसने पंप करना है, उस आप यूँ समझ लें कि उस मोटर का जो कनेक्शन आ रहा है वही जो है ना डिसरप्ट हो जाता है। तो वो फिर सबसे एक्सट्रीम केस यही होता है कोरोनरी आर्टरी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अगले पार्ट में जा सकें। तो आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर अपने सॉल्ट इंटेक को कम करें, पानी का इंटेक बढ़ाएं, खुशियाँ फैलाएं, मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने से आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और आप खुश रहने से आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होगी। हर मुश्किल लम्हात में भी मुस्कुराएं बजाय इसके कि आप स्ट्रेस लें, टेंशन लें और एक्यूट हाइपरटेंशन या एक्यूट बीपी हाई होना उससे बचें, ठीक है। आप क्रॉनिक तो चलें लाइफस्टाइल के साथ है, फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, अच्छे खाने खाएं। तो ये हम लोगों की आप सबके लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए एक एडवाइस है कि खुशियाँ फैलाएं, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।